लेट्स टॉक लखनऊ अगेन। 8वीं बार आप सबको आदाब। लखनऊ की हसीन इमारतें, शहर की गुजरी हुई शान और शौकत, यहाँ के शायर, उनकी लाजवाब शायरी, लखनऊ व ज़बान, दस्तरखान, पहनावा और अपना आला इतिहास, इन सब की तारीफ हम सुनते रहते हैं। यानी शहर के हुस्न के ज़ाहिरी पहलू को हम खूब पहचानते हैं, लेकिन यहाँ के रहन सहन का एक बातीनी पहलू भी है। लखनऊियत है, लखनऊ की रूह है जो लखनऊ को लखनऊ बनाती है। यहाँ के रहने वालों की अदा को कोई चीज़ है जो नायाब बनाती है। क्या है वो चीज़? सूफी और संत का कहना है कि ज़ाहिर और बातिन ज़िंदगी के दो पहलू हैं। एक खुला पहलू जो नज़र आता है और दूसरा छिपा अंदरूनी। कायनात का वास्तुकर बातिन है, लेकिन उसका ज़ाहिरी रूप हम हैं, हमारी आपकी ज़िंदगी है। सूफियाना अंदाज का तकाजा है कि सिर्फ ज़ाहिरी मसलों में उलझे ना रहें, जो आँखों से ना दिखे लेकिन जिसका एहसास मुतवातिर हो, उसको भी समझने की कोशिश करें। सूरज का उदय होना सब देखते हैं, लेकिन खिलता हुआ सूरज हर देखने वाले के भीतर अलग अलग कैफियत जगाता है जो जाहिर नहीं होती। क्या है वो कैफियत? अरे जनाब, सिर्फ महसूस ही करते रहेंगे कि कुछ अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। मसलन एक हुआ करना जो जाहिर है, दूसरा होता है उस करने के पीछे की नीयत। जब दुनियादारी के पीछे छिपी नीयत पकड़ में आने लगती है, तब जिंदगी के रहस्य और बातीन पहलू भी समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगते हैं। हर दौर में शासक, बुजुर्ग और विद्वान गुजरे हैं जिन्होंने जनता को राह दिखलाई, इशारा किया कि ज़ाहिरी ज़िंदगी से परे जिए, एक इंसान की दूसरे इंसान के प्रति जिम्मेदारी निभाएं। सुन के आप बताइए, इस किस्से में सूफियाना दम है कि नहीं? ख़ास लखनऊवा झलक इस किस्से में है कि नहीं? किस्सा है कोई सन 1782 का। नवाब आसिफउद्दौला लखनऊ में इस वक्त घर कर चुके थे। शहर की आर्थिक चहल पहल के साथ साथ आसिफउद्दौला लखनऊ को एक जगमगाती सियासी और सांस्कृतिक राजधानी में तब्दील कर रहे थे। अब दिल्ली के कूचे ना ही दिल्ली वाले कैनवस पे खूबसूरत पेंटिंग नज़र आते, लड़ाई झगड़े और नफ़रत के नारों से गूंज रही थी दिल्ली की गलियां। इस वक्त शहर छोड़ छोड़ भाग रहे थे लोग। खुदाए सुखन मीर तकी मीर ने बहुत कोशिश की कि उनको अपनी जान से प्यारी दिल्ली न छोड़नी पड़े, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे, उन्होंने भी नवाब आसिफउद्दौला का न्योता आखिर में कबूल किया और दिल्ली से लखनऊ में पनाह ले ली। नवाब ने शायर की देखभाल में कोई कमी न छोड़ी। बहुत इज्जत करते थे आसिफउद्दौला मीर तकी मीर की। जब चाहते उनको बुला लेते, उनकी शायरी सुनते और खुद के लिखे मिसरे उनको सुनाते। एक रोज दोनों तालाब के किनारे ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ उठा रहे थे। तालाब में रंग बिरंगी मछलियां देख आसिफउद्दौला एक मासूम की तरह उत्तेजित हो गए। आसिफउद्दौला ने मीर तकी मीर से फरमाइश की कि वो कुछ सुनाएं उनको। मीर तकी मीर ने अर्ज किया, फिर उसी मिसरे को दोहराया।
जब उनको शक हुआ कि नवाब की तवज्जो शायरी पे नहीं, तब उन्होंने कदम पलटा और धीरे से अपने घर वापस चले गए। आसिफ उद्दौला शर्मिंदा तो ज़रूर हुए होंगे। उनके लाख माफ़ी मांगने के बावजूद, लाख बुलवा के बावजूद भी वो शायर नवाब की खिदमत में फिर कभी हाजिर ना हुआ। आसिफ उद्दौला तो सरकार थे भाई, अपनी अना के आदेश पे वो शायर की इस गुस्ताखी के खिलाफ कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई शैतानी फतवा ना ऐलान किया जिससे शायर को उनकी तरफ से तकलीफ हो। ना तो शायर की लिंचिंग हुई और शुक्र है ना ही जेल। इतना यकीन था उस शासक को अपने बड़कपन पे और अपने शायर के हुनर पे। लखनऊ के एक शासक की नीयत की ये छोटी सी मिसाल है। इंसानियत और दरिया दिली की मिसालें जब कोई भी शासक इस तरह समाज में छिड़कता रहता है, तब जाहिर है प्रेरित होकर जनता भी उसी नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करती है ना। अब अगले वीडियो तक आप सबको आदाब और खुदा हाफ़िज़।